तो इंडिया ने नोटम जारी किया है। ये जनाब 100 किलोमीटर बॉर्डर के फासले के ऊपर कराची और सिंध के पास यहाँ पे एयर स्पेस रिजर्वेशन फॉर इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइजेस, ये जनाब आज एक्सरसाइजेस इंडियन वक्त के मुताबिक, बल्कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आपको बताता हूँ 3 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं नोटाम इशू किया गया था तो वो जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के पहले किया गया था, विच मींस कि इसका एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। हमारा भी किसी भी वक्त हिंदुस्तान की तरफ से इन्वेंटरिज्म हो सकता है। कल भी राजनाथ साहब ने अपनी नेवी के एक सेटअप में विजिट करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में ये पॉज आया है, ये भी खत्म नहीं हुआ। 9 और 10 की रात को हमने काफी जेट्स उड़ा है। तो जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के एयर बेस पर, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे, ब्रह्मोस भी थे, बट एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे। एंड ही मेड इट वेरी क्लियर दैट डिफरेंट काफी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द 9th और 10th को। पाकिस्तान का क्या अंत निकट आ गया। सारे के सारे जो न्यूक्लियर वाले हैं पूरे के पूरे उधार लिए हुए थे यूएस, और यूएस ने उनको कहा कि भाई सीज फायर करो, हमें अपने यहाँ से उठा के ले जाने हैं, ये सेफ नहीं है और ये मूड खराब है मोदी का। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो रहा है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स बहुत बड़ा एक्सरसाइज कर रही है, और इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई है। पाकिस्तानी डरे सहमे से हैं कि भारत कहीं पिछली बार की तरह एक्सरसाइज के बहाने हमको ठोक न दे। अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा मिस्चीवियस एक्टिविटी करता है तो सिंध और लाहौर तो पाकिस्तान के हाथ से जाएगा ही जाएगा। एक बहुत बड़ा एयर एक्सरसाइज करना, खासकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास, वो भी इस समय। सो इसका एक ही क्लियर मैसेज है पाकिस्तान को कि आप सुधर जाए, नहीं तो इससे बड़ा आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर को वापस से लॉन्च किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये काफी उस समय हो रहा है जब आज भारत के एयरफोर्स के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आपके फाइटर जेट्स को गिरा दिया गया। बिकॉज आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने रिसेंटली शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में इस बात को कहा दैट यस, हमारा कुछ इनिशियल लॉस हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान और ऑपोजिशन के लोग इसको बहुत एग्जैजरेट करके कह रहे हैं कि 6 एयरक्राफ्ट गिरे हैं, कि 5 एयरक्राफ्ट गिरे हैं। अब इसके बारे में तो कोई पुष्टि नहीं हुई है। आर्मी चीफ ने और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा है कि कुछ इनिशियल लॉस हुआ है। वो इनिशियल लॉस हो सकता है एक फाइटर जेट हो या कोई भी फाइटर जेट ना हो, कोई माइनर से डैमेज हो, बट उसको जिस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करके एग्जैजरेट करके मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये लार्ज स्केल एक्सरसाइज का होना बहुत ही जरूरी है इन ऑर्डर टू कट द क्लटर, उन लोगों को शांत करने के लिए। अब फ्रेंड्स, ये न्यूज देखिए क्या रहा है कि नोटिस टू एयरमैन, जिसको नोटाम कहते हैं, इसको इशू कर दिया गया है फॉर अ लार्ज स्केल इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज, जो 7 से 8 जून को शेड्यूल है, और ये राजस्थान में होगा अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे ये जो एक फुल स्केल इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज होने जा रहा है। ये जो नोटाम है, इसकी टाइमिंग वैलिड है 7 जून 3:30 बजे से लेके 8 जून 9:30 बजे तक। इस समय नोटिस टू एयरमैन का मतलब होता है कोई भी और एयरक्राफ्ट या किसी भी तरीके का ड्रोन कोई भी इस पर्टिकुलर एरिया में इस समय के बीच में ऑपरेट नहीं करे, नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और उसके लिए कोई भी लायबिलिटी एयरफोर्स की नहीं होगी, बिकॉज एयरफोर्स ने पहले ही इस तरीके का नोटिस जो है वो पब्लिक को जारी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड द एयर space will be the designated zone will be restricted to facilitate a range of aerial operations। यहां पे इसी तरीके के एरियल ऑपरेशंस होंगे इस डेजिग्नेटेड जोन में, और कोई भी एरियल ऑपरेशंस किसी के द्वारा नहीं हो सकता है। अगर होता है तो लॉस उनका है, इसमें एयरफोर्स की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल के हिसाब से ये अभी तक का एक सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाला है, जिसमें रफाल, मिराज 2000, सुकोई 30 एयरक्राफ्ट, ये सारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा भारत के जितने भी सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स हैं और सपोर्ट सिस्टम्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स एक्सरसाइज होने जा रहा है, खासकर इस समय में। 9 और 10 की रात को हमने काफी जेट्स उड़ा है। तो जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के एयर बेस पर, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे, ब्रह्मोस भी थे, बट एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे। एंड ही मेड इट वेरी क्लियर दैट डिफरेंट काफी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द 9th और 10th को, एंड उसमें कोई लॉसेस नहीं हुआ। तो उनकी जो मैसेज थी उसमें उन्होंने 2 पॉइंट बहुत सीरियस किए, विच एवरीबडी इज मिसिंग इंक्लूडिंग द इंडियन मीडिया। बहुत ही स्टूपिड हो गई है इंडियन मीडिया, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर अटैकिंग
एक गाय जो एक्चुअली लड़ता है इंडिया के लिए। ये गधे खाली माइक लेकर बैठते हैं, यही है उनका हथियार। हाँ, ये अपने आप को ज्यादा नेशनलिस्ट समझ, इतना दम है तो जाओ फौज में वॉलंटियर करो, फिर पता चलेगा। सो एनीवे व्हाट अनिल चौहान वाज सेइंग कि हमने पाकिस्तान में इंटीरियर में जाके उनके बेसिस को मारा है एंड वी हैव बाईपास पाकिस्तान के रेडार वगैरह। और ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर दिया। जो नूर खान बेस, रावलपिंडी के एयर बेस पे भी इन्होंने हमला किया, जहां आपके F-16 पार्क होते हैं सरगोदा में, उस पर भी अटैक किया। तो 6 या 8 एयर बेसिस पे अटैक किया गया एंड देयर इज एविडेंस। पाकिस्तान इज नॉट इवन डिनाइंग दैट कि वो अटैक हुआ। दैट इज अ बिग थिंग, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी जनरल है तो लेट्स से कि तो पहला सवाल जो आसिम मुनीर को पूछना चाहिए कि इस बार भी इंडिया वाज केयरफुल कि उसने एयरपोर्ट को मारा, जमीन पे खड़े हुए जहाजों को नहीं मारे, राइट, जैसा कि यूक्रेन ने किया रशिया में, राइट। सो दे शुड बी वरीड कि वो रावलपिंडी पे आके बॉम्ब करके जाके चले गए, मतलब जो मिसाइल्स आ रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि ब्रह्मोस की वजह से दे वर नॉट एबल टू रिटेलिएट इमीडिएटली। सो पेनिट्रेशन इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड विच इज अ बिग थिंग, मतलब डिटरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। अब अगली बार इस तरह की कोई झड़प ट्रिगर करने से पहले इफ दे आर कन्विंस्ड कि इंडिया इज गोइंग टू स्ट्राइक अगेन, दे विल थिंक ट्वाइस। तो ये सारी चीजें वो इग्नोर करके उसके पीछे पड़ गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसकी मिसाल बहुत सिंपल से देता हूँ। सोचिए कि आपका क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, आपका एक प्लेयर अच्छा खेल लिया, मैन ऑफ द मैच भी बन गया, लेकिन मैच कौन जीता ये पूछे ना राइट। कई बार ऐसा होता है आप मैच जीत जाते हैं लेकिन एक अपोनेंट का प्लेयर। तो आई थिंक वो 4 दिन में पाकिस्तान हैड 40 गुड मिनट्स, जिसमें वो एक रफाले और या 2 रफाले ड्रॉप किए आउट ऑफ 3। दैट मीन्स या एक मिग या एक Su-30 गिरा। दैट हैज हैपेंड एंड वो इंडियन मिलिट्री हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड इट, बट पॉलिटिकली वो नहीं कर सक रहे हैं एक्नॉलेज। अगर वो उसी दिन कर लेते ना खबर साहब, तो ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं होता। मतलब अब क्या हो गया है, इंडिया पनिश्ड पाकिस्तान बट हो गया है। इंडिया पनिश्ड पाकिस्तान बट पाकिस्तान ऑल्सो रिटेलिएटेड गॉड। अगर उसी दिन सुबह में कहते हैं हमने अटैक किया, हमने 6 बेसेस को या 9 टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, इन द प्रोसेस वी लॉस्ट 3 जेट्स, बट तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट बिग एन इशू। समझ रहे ना, इन्होंने खुद ही बना लिया इशू और वो इशू के नीचे ये फंस गए हैं। सो आई थिंक के द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज स्टिल नॉट कन्विंस। मतलब वो थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा बाय PL-15 के जो सेल्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट विल बी द की। और रफाले के ऑर्डर्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन। अभी मैं सुना कि मैक्रोन बहुत प्रेशर डाल रहे हैं इंडोनेशिया पर कि वो और रफाले खरीदें। दोस्तों, पाकिस्तान को कितना भी समझा लो, कितना भी चेतावनी दे दो, पाकिस्तान सुधरने वाला है नहीं। पाकिस्तान ने सोचा कि हम पाकिस्तान के टुकड़े कर रहेंगे और इस बार भारत की नजर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर है। कराची जो कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, इसके अलावा लाहौर, सिंध, वैसे बलूचिस्तान तो अलग हो ही रहा है, अलग से एक देश की इंडिपेंडेंस घोषित हो चुकी है। तो पाकिस्तान ने हमेशा भारत से पंगा लेने की कोशिश की है और वहीं अब तो ये भी समझ आ रहा है कि कराची जैसे शहर में हर 3 घंटे में एक अर्थक्वेक क्यों आ रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका का इस युद्ध को रुकवाने का एक मकसद ये भी था कि वह अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को निकाल सके। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए।